गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, राम राम, नमस्ते। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, राम राम, नमस्ते। सभी का मैं स्वागत करती हूँ क्लास 24 में। और जैसा कि आप सब लोग जान ही चुके हैं कि हमारे बैचेस जूनियर अकाउंट के लिए स्टार्ट हो चुकी है क्लासेस, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी पूरे जोश खरोश के साथ तैयारी में लगे हो। तो ये जोश अपना बनाए रखिए। और आज हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए फिर मैं आगे आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। कल हम जब डिस्कस कर रहे थे, हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपकी किसी भी तरह है की, तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए। डेफिनेटली हम बिल्कुल पूरी मेहनत करेंगे आपको, और ये लगेगा ही नहीं आपको कि आपको किसी भी तरह की मुश्किल हो रही है। जैसे हम हिंदी भाषा सीखते हैं वैसे हम इस अंग्रेजी को सीखेंगे। बस जरूरत है कि जो आपको समझाया जा रहा है आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करिए और मेहनत करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शुरू आज की क्लास। तो हमारा जो है कल का टॉपिक था टेंस। हमने कल टेंस के बारे में पढ़ा था कि जो वर्ब होती है उससे हमें पता चलता है कि वाक्य में कौन से टेंस का यूज हुआ है। वो हमारे उस एक्शन या स्टेट को डिनोट करती है। कल हम जिस टेंस की बात कर रहे थे वो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कल क्या देखा था कि वर्ब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। हमारे वर्ब के अंत में क्या हो? ता है, ती है या ते है, दिया हुआ होता है। आई यहां तक बात समझ में? अब देखिए, जैसे एग्जांपल, मैं स्कूल जाती हूं। ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले आप हम क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। काम क्या है हमारा? जाना। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। अब हम कहीं भी जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? टू प्रेपोजिशन लगाते हैं। कहां जा रहे हैं? स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। आ गई बात समझ में यहां पर? और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वह कहानियां लिखती वह कहानियां लिखती है। काम को, कहानियां लिखने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट वह, तो वह शी। काम क्या कर रही है? लिखने का। लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। अब देखिए, कल हमने बात करी थी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगा देते हैं। तो यहां क्या लग जाएगा? राइट्स। क्या लिखती है? कहानियां। तो कहानियां को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोरीज। तो ये हो गया हमारे पास, शी राइट्स स्टोरीज। आ गई यहां तक बात समझ में? अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर होता है। जब हमारा सेंटेंस क्या हो? अफर्मेटिव हो। जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो सबसे पहले हम क्या लाते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हम वर्ब में क्या जोड़ देते हैं? एस या ईएस। और उसके बाद में लास्ट वन हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट।
आगे यहां तक बात समझ में सबको? अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट वह जयपुर में रहती है। ये हमारे पास एक सेंटेंस है अफर्मेटिव वाक्य का कि वह जयपुर में रहती है। यहां तक ये हो गया हमारी बात। हिंदी में देखिए इसको, वह जयपुर में रहती है। अब हमें देखिए इस स्ट्रक्चर को, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम सबसे पहले इसमें क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है? वह के लिए शी। अब हम लाएंगे क्या उसके बाद में? वर्ब। हमारे पास यहाँ वर्ब क्या है? काम क्या करिए वो? रहना का। रहना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिव। फिर जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास नाउन सिंगुलर हो, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो हम वर्ब में किसमें? मेन वर्ब में क्या जोड़ देते हैं? एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट, जैसा कि हमें पता है कि ये क्या है? सिंगुलर है, तो हम यहां मेन वर्ब में क्या जोड़ देंगे? एस लगा देंगे। और आगे कहां रहती है? जयपुर में, तो शी लिव्स इन जयपुर। आगे बात समझ में? अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें एग्जामिनर ने एक उदाहरण दिया वी, ठीक है, इंग्लिश। यहां पे आपको दो वर्ब दी है, लर्न और लर्न्स। बताइए स्टूडेंट, इसमें से क्या आएगा? इस यहां पे ब्लैंक में वी, इंग्लिश, लर्न और लर्न्स में से हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? यस यस रॉय, डायमा, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। कौन सी वर्ब आएगी इसके अंदर? वी लर्न इंग्लिश। अभी अभी मैंने कल भी आपको ये एक्सप्लेन किया था कि हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। तो हम, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम वर्ब में एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे लर्न्स कर दिया तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? चलिए आगे देखिए। अब देखिए, तो हमारे पास अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर आया? अफर्मेटिव वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर आया है हमारे पास। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर वर्ब है तो एस, एस या एस या ईएस लगा देते हैं, और फिर उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम नेक्स्ट में लेते हैं नेगेटिव। भाई बात हम हमेशा अफर्मेटिव सकारात्मक ही चीजें हो ये जरूरी तो नहीं है। कई बार हमें कोई चीज के लिए ना भी कहना होता है, तो उसके लिए हम क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है? नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लाते हैं वही सब्जेक्ट, कर्ता, काम को करने वाले को लाएंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर हमारी आ जाएगी इसके बाद में मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है? यहां तक आ गया सबको समझ में? यस, वेरी गुड आफ्टरनून।
अब आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। ये देखिए, जैसे मैं स्कूल नहीं जाती हूं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो गई हमारे पास। वही सबसे पहले हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। मैं के लिए हमने यूज किया आई। अब आई क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, कहां नहीं जाती, स्कूल नहीं जाती, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे वह खाना नहीं खाती है। वही सबसे पहले हम ले आएंगे सब्जेक्ट शी। शी सिंगुलर है तो हमारे पास कौन सी वर्ब आएगी, डज। वही नॉट लगा देंगे, शी डज नॉट अब खाना, ईट फूड। यहां तक आ गई सबको बात समझ में, यस। आगे देखिए, तो अब देखिए हमारे पास नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर रहा। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले वही सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा आ जाएगा नॉट। ठीक है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आ गई यहां तक बात सबको समझ में, यस। डॉक्टर विश्नोई जी कह रहे हैं कि मैम ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है। देखिए बिल्कुल, खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट। सेकेंड फॉर्म एट, एंड थर्ड फॉर्म होती है इसकी ईटन। ये इसकी तीनों फॉर्म है। आगे बढ़े, ये हो गया नेगेटिव की बात हो गई। अब हम अगला जो करेंगे सेंटेंस टाइप वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव, जिन्हें हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। ये मैंने पूछा आपसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। देखो यहां मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक तो होते हैं WH वर्ड और एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम जब उस बात का आंसर लेते हैं तो वो आंसर किस में आता है, यस या नो में आता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने ये काम किया, हाँ मैंने किया। ठीक है, और मैंने पूछा तुमने क्या क्या काम किया, तब मैंने ये काम किया, मैंने वो कार्य किया। तो जब हम किसी बात को आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं तो वो हम WH वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, और जिनका आंसर हमारे पास यस या नो में होता है वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप सबसे पूछा कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो आप कहोगे यस मैम वी स्पीक इन इंग्लिश। अगर हम आप नहीं बोलते हो तो मैम वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, या नो वी डोंट स्पीक इंग्लिश। तो देख लीजिए अब वाक्य हमारा यहां से इंटेरोगेटिव से शुरू होता है। तो इंटेरोगेटिव से शुरू होने के लिए हम सबसे पहले किसको लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या है,
डू और डज। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? डू और डज। उसके बाद में हम हमारा लेके क्या आएंगे? सब्जेक्ट। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? आगे देखिए, उसके बाद वही मेन वर्ब की क्या आ जाएगी हमारे पास में? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जो भी हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बच रहा है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमने लगवा दिया क्वेश्चन मार्क। भाई क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, वरना ये पूरा एक जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है इंटेरोगेटिव में, तो सबसे पहले आप अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लेके आइए। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने सब्जेक्ट को पकड़ लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। आ गई बात यहां तक समझ में? अब मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि वी, यू, दे, ये सब किस में आते हैं? प्लूरल नाउन में आते हैं। तो यू हमारे पास क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के कारण हमारे यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? डू आएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा? डू यू। अब वर्ब, काम क्या कर रहे हैं हम? काम कर रहे हैं, हम बोलने का काम कर रहे हैं। तो बोलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो डू यू स्पीक इंग्लिश? ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई कंफ्यूजन है? यहां तक आप सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। देखो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी अपने कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, देखो हमें एक एक चीज सीखनी है, चाहे वो आपको आती भी होगी, छोटे से छोटी बारीक से बारीक चीज भी हमें जो है इंग्लिश में किसी भी प्रकार की हमारी गलती ना हो, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें जो है सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब देखिए, हमने 3 सेंटेंस डिस्कस कर लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। क्लियर यहां तक? अब हम इसी अगला करेंगे, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। देखिए, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। देखिए, जिसके अंदर, जिस सेंटेंस में इंटेरोगेटिव की भी होगी और नेगेटिव की भी क्वालिटी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? क्या तुम अपना काम नहीं करते हो? ठीक है, ये हमारे पास में 2 सेंटेंसेस है। तो देखो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले वही हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आएंगे। तो हमने 2 हेल्पिंग वर्ब डिस्कस करी थी यहाँ पे, डू और डज। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट। आ गई यहां तक बात समझ में? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आएंगे, डू और डज। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद में हम थर्ड नंबर पे क्या लगा देंगे? नॉट। उसके बाद में हमारी आ जाएगी मेन वर्ब। उसके बाद में हमारे पास में आएगा ऑब्जेक्ट। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब देखिए इसका ट्रांसलेशन। क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है? ठीक है, एसेंशियल है, कंपलसरी है। तो देखिए, क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले वही कि डू और डज में से क्या लगाना है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट से सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास में क्या है? हम वी, प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा? डू, वी। अब वही नॉट को हम
उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट लगा देंगे, डू वी नॉट रीड इंग्लिश, बट यस यू रीड, आपको पढ़ना है। फिर क्या तुम अपना काम नहीं करते हो, तो वही यू, तो यू भी प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, डू यू नॉट इस सेंटेंस को थोड़ा सा ले लीजिए, क्या तुम अपना कार्य पूरा नहीं करते हो। अब देख लीजिए, डू यू नॉट कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट। अब अपना कार्य है तो यू का अपना क्या होता है, योर वर्क। आ गई यहां तक बात समझ में सबको? पढ़ाना की 3 फॉर्म क्या होगी ये पूछ रहे हैं पापा की परी। तो देखो 2 वर्ड है, चलो मैं बता देती हूं। एक तो होता है पढ़ना और एक होता है पढ़ाना। पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म भी रीड, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रीड, रेड, रेड। जैसे मैं कहूं कि आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, यू रीड इंग्लिश, ठीक है। पढ़ाना, पढ़ाना को कहते हैं टीच, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है taught एंड थर्ड फॉर्म इज taught ऑल्सो सेम। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश। आ गई यहां तक बात समझ में? अब आगे देखिए, हमने अफर्मेटिव की बात कर ली, नेगेटिव की बात कर ली, इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात कर ली। अब हम आगे देखिए अब हम पढ़ेंगे WH क्वेश्चंस के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब देखिए WH क्वेश्चंस, देखिए इनका नाम WH क्यों है, क्योंकि इनके हर जो शब्द है वो W और S से स्टार्ट होते हैं। चाहे आप व्हाट ले लो, हाउ ले लीजिए, वाई ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए WH क्वेश्चंस के अंदर जो है हिंदी और इंग्लिश में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो देखिए। जैसे मैंने एक हिंदी में वाक्य लिखा, आप अंग्रेजी, आप सोच रहे होंगे कि मैडम तो अंग्रेजी के पीछे ही पड़ गई, अंग्रेजी अंग्रेजी के वाक्य ले रही हैं। आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाक्य हिंदी में आप यहां पे सब्जेक्ट पहले आ गया, ठीक है। फिर इंग्लिश, ये हमारा क्या यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ये WH वर्ड आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास में आ गई वर्ब। ये तो हिंदी का पैटर्न। लेकिन इंग्लिश में जैसे अगर मैं इसी की इंग्लिश बनाऊं कि आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं, तो सबसे पहले हम WH वर्ड को बाहर लाएंगे, तो वाई, ठीक है। अब जब हम WH वर्ड लाते हैं तो उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, तो वाई। अब हमारा सब्जेक्ट आप यू, तो यू के कारण यहाँ पे जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल के आएगी वो क्या आएगी, डू। तो वाई डू यू लर्न इंग्लिश, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। तो हमारे इसमें सबसे पहले क्या निकल के आता है, WH वर्ड बाद, उसके बाद में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट।
आ गई यहां तक बात सबको समझ में? तो जब भी हम WH क्वेश्चन से जब वर्ड बनाते हैं तो सबसे पहले हम WH वर्ड को बाहर रखते हैं, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे और फिर हम सब्जेक्ट लेके आते हैं, उसके बाद में हम मेन वर्ब और फिर हम लेके आते हैं ऑब्जेक्ट। अब आगे देखिए, यहां तक आ गया सबको समझ में? देखो, तो इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है वही WH वर्ड प्लस डू डस, उसके बाद में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं कि किसी से हमने क्वेश्चन किया कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। अगर हम इंग्लिश में भी हमसे कोई मिल रहा है और हमने उससे पूछा कि अरे बता यार तू कहाँ रहता है या तुम कहाँ रहते हो, तो सबसे पहले देखो वही कौन सा हमें सिंपल से उस वाक्य को हमें किस में बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाना है। तो WH वर्ड को आप बाहर लेके आओ। कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वेयर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया WH के बाद में हम क्या लेके आते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सीधी सी बात है, हमारे पास प्लूरल है, तो हम क्या लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब वेयर डू यू लिव। ये हो गया हमने क्वेश्चन। अब इसको मैं सिंपल असर्टिव में लिख देती हूँ कि जैसे तुम कहाँ रहते हो, मैं लिख देती हूँ कि मैं जयपुर में रहती हूँ। ये मैंने इसका आंसर कर दिया कि मैं जयपुर में रहती हूँ। जो मैंने अभी अभी आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न बताया था, यहां मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि तुम कहाँ रहते हो, तो ये वेयर डू यू लिव। अब मैं इसका आंसर कर रही हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस में कि मैं जयपुर में रहती हूँ। तो हमने क्या बताया था मैंने आपको अफर्मेटिव का, कि सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन आफ्टर हम ऑब्जेक्ट। तो अब आप इसको सेंटेंस को बना दीजिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ले आइए आई, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना। रहना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिव, क्योंकि हम ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आई है। आप कहाँ रहती हूँ, आई लिव इन जयपुर। आ गई यहां तक बात समझ में? किसी को कोई डाउट? यस, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, तो अब आगे देखिए, ये बात कर ली हमने यहां तक WH क्वेश्चंस के सारे वाक्य की। अब देखिए WH वर्ड कौन कौन से होते हैं वो भी मैं यहां आपको डिस्कस करके बताती हूं कि कौन कौन से हैं हमारे। देखो WH वर्ड कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। आ गई बात समझ में? सबसे पहले हमारे पास में है व्हाट। व्हाट का मतलब हो गया हमारे पास में क्या। देखिए क्या, या इसको कई बार हम बोलते हैं या कौन सा, ठीक है। अब व्हाट जो है वो थिंक के लिए भी आता है और प्रोफेशन के लिए भी यूज हो सकता है। आ गई बात समझ में? जैसे ये क्या चीज है, ये आपके पास में जो ये चीज है ये क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशन के लिए, जैसे कि तुम्हारे पिताजी क्या है, क्या का मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके जो फादर है उनका क्या प्रोफेशन है। क्लियर यहां तक बात समझ में? तो व्हाट का जो है, जो हम WH क्वेश्चन पूछते हैं वो किसी थिंग के लिए भी आता है और प्रोफेशन के लिए आता है। यहां तक बात आपको सबको समझ में आ रही है ना? कि जैसे मैंने पूछा कि ये क्या चीज है बताओ, तो ये पेन है, या ये क्या है, ये सामान रखा है, ये बोर्ड है। तो व्हाट का जो है वो थिंग के लिए भी आता है और प्रोफेशन के सेंस में भी आता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड होता है हु।
हु का मतलब क्या होता है? कौन। और जो हु का प्रयोग होता है वो हमेशा लिविंग थिंग के लिए होता है। ये बात स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए हम जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम हु का यूज नहीं करते हैं। हु का प्रयोग हम करते हैं लिविंग थिंग के लिए। जैसे मैं किसी से प्रश्न पूछती हूं कि हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। अब यहाँ पे बताइए, मैंने किसी किताब, ऐसे तो है नहीं है कि चलते रास्ते कोई नॉन लिविंग थिंग से, किसी कुर्सी से पूछ लिया या टेबल से पूछ लिया बताओ तुम कौन हो। तो हम हु का यूज कहाँ करते हैं? जो लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। तो आप बताओगे हु आर यू, आई एम हिज ब्रदर, या मैं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। तो हु का प्रयोग अब किस सेंस में होता है? सब्जेक्ट के सेंस में हम हु का यूज करते हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? अब नेक्स्ट देखिए, तो स्टूडेंट्स हु का यूज किसके लिए करते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। किस सेंस में करेंगे हम? सब्जेक्ट के सेंस में करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है whom। whom का मतलब किसको, ठीक है? ये भी लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। और किस सेंस में होता है? ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज होता है। यहां तक सबको बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, किसके लिए यूज होगा? ये हु फॉर पर्सन के लिए यूज होगा, और whom ये भी पर्सन के लिए ही यूज होता है। जैसे तुम किसको प्यार करते हो, यानी मैं उसको करता हूं। तो किसको यानी उसको, ऑब्जेक्ट के सेंस में, यानी जब हम ऑब्जेक्ट के सेंस में बात करते हैं, जैसे whom do you love, I love him या I love her, I love my teacher। तो whom का जो यूज होता है वो किसको के सेंस में, कहा? ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज होता है। और ये भी आपका लिविंग सेंस के अंदर काम में लिया जाता है। यहाँ हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज नहीं करते हैं। यहां तक सबको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ओके, चलिए अब आगे देखिए। यहां तक हमने 3 डिस्कस किए, व्हाट, हु, हुम। आप चाहो तो एक बार नोट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अगला जो WH वर्ड है, बिल्कुल अपनी एनर्जी को बराबर अपने बिल्कुल बनाए रखिए। देखिए, हम पूरी बेसिक से लेकर पूरी इंग्लिश की कोई भी यूनिट तो छोड़ेंगे नहीं, और एक बारीक से बारीक हम छोटी से छोटी चीजों को, सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको डेफिनेटली क्लास में सारे करवाऊंगी। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए, ठीक है? अब नेक्स्ट वर्ड हम लेंगे, देखिए 3 वर्ड हमने WH के डिस्कस किए हैं। अब आगे देखिए, अगला वर्ड है हुज। अगला जो शब्द है वो है हमारा हुज, जिसका मतलब होता है किसका, ठीक है? ये हुज का यूज होता है पोजीशन के अर्थ में। देखिए, पोजीशन, ये वर्ड होता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार रखना। जैसे ये मेरा पेन है, यानी ये इस पर मेरा क्या है? हक है, ये मेरी गाड़ी है। पोजीशन वर्ड जो है वो किसको बताता है? कि कोई चीज पर आपकी, उस पर आपका अधिकार है, स्वामित्व है, वो चीज आपको बिलोंग करती है। करेक्ट? ये किसका पेन है? ये मेरा पेन है। ये घड़ी किसकी है? ये उसकी घड़ी है, ठीक है? और ये किसका भाई है? ये मेरा भाई है। अब आप देखिए, जो ये पोजीशन है ये दोनों के लिए यूज होता है। ये लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज होता है और आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है? हुज पेन इज दिस, हुज बोर्ड इज दिस, ठीक है? यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि जो हुज है वो पोजीशन के सेंस में यूज होता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए जो है हुज का प्रयोग किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, अगला जो हमारा
WH वर्ड है वो मैं ले रही हूं which। which का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। कौन सा या कौन सी। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि विच कलर यू लाइक मोस्ट, विच फ्रूट यू लाइक मोस्ट, ठीक है। उसी तरह से विच का जो यूज होता है वो कौन सा या कौन सी के लिए होता है। इसका भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के सेंस में होता है। भाई आपको ये तो पता ही होगा ना, लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है। लिविंग का मतलब जो चीज एक्टिव है और नॉन लिविंग जो पेसिव है। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन देखिए इसका जो यूज होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी सीमित यूज होता है इसका, या फिर कोई चीज का सिलेक्शन करना होता है कि ये बता कि तुम्हें कौन सी ड्रेस ज्यादा अच्छी लगी, ये वाली या ये वाली, तुम्हें कौन सी जगह ज्यादा अच्छी लगी। यानी हमें जब सिलेक्शन भी करना होता है तो उसके लिए हम जो कौन सा WH वर्ड यूज करते हैं, विच यूज करते हैं। यहां तक आप सबको समझ में आ गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है, मैं अभी इनकी कंटिन्यू आपको एक लाइन वाइज लिस्ट में क्रम वाइज लिखवा दूंगी सारे वर्ड। अभी एक बार आप इनको समझिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जो अभी मैंने आपको एक सेंटेंस भी WH वर्ड वाले में बताया था, वेयर का मतलब होता है कहाँ। कहाँ के लिए यूज होता है, प्लेस। जब हम किसी स्थान की बात करते हैं, हम जब किसी को स्थान पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ रहते हो, कौन सी गली में रहते हो, कौन से मोहल्ले में रहते हो, तो जब स्थान की बात आती है तो जिस हम WH वर्ड का यूज करते हैं वो होता है वेयर। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। जो हमारे को किसको डिनोट करता है, टाइम। टाइम का मतलब समय, कि तुम कब उठे, कब आए, तुम वहां कब गए। जब हम टाइम की बात करते हैं तब हम WH वर्ड में से किसका यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं। क्लियर यहां तक बात। अब नेक्स्ट हमारे पास अगला वर्ड है व्हाई। व्हाई का मतलब क्यों, ठीक है। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुमने ये काम क्यों किया। तो जब हम किसी चीज का रीजन देते हैं, कारण बताते हैं, तब हम कौन से WH वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, वाई। कि तुम अंग्रेजी बताओ क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम कठिन मेहनत क्यों नहीं करते हो। भाई कठिन मेहनत करोगे तभी तो सफल होगे। तो जब हम किसी चीज का आंसर, रीजन, कारण पूछते हैं तो वहां पर हम जो है वाई वर्ड, वाई वर्ड का यूज करते हैं। यहां तक आ गया सबको समझ में। अब नेक्स्ट वर्ड हम जो लेंगे वो लेंगे हम हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, ठीक है। जैसे हम किसी को पूछते हैं भाई बता हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। अब हाउ का यूज देखो होता है एक तो मेथड, कि तुमने ये काम कैसे किया, बताओ किस तरह से किया, ठीक है। या कोई हेल्दी वे में बात किसी को पूछनी होती है। अब किसी हेल्दी वे में बताओ भाई तुम्हारे क्या हाल चाल है, तुम कैसे हो, तो वहां हम किसका यूज करते हैं, हाउ का यूज करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, मैं इनको बिल्कुल एक करेक्ट ऑर्डर में लिखवा दूंगी। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है हाउ के बाद आता है हाउ मैनी। देखिए दो वर्ड है, हाउ मैनी और हाउ मच, ठीक है। दोनों का क्या डिफरेंस है, मैनी एंड मच, दोनों का ही अंतर होता है कितना बताने के लिए, ठीक है, कि कोई चीज कितनी है। दोनों एक वर्ड तो ये तो मैनी जो है ये तो डिनोट करता है संख्या को, जब हम नंबर्स में काउंट करते हैं, यानी कोई भी काउंटेबल, है ना। जैसे तुम्हारे पास कितनी घड़ियां हैं, कितनी कारें हैं, कितने घर हैं। तो जब हम संख्या की बात करते हैं जिनको हम काउंट यूज करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, हाउ मैनी का। और जब अनकाउंटेबल की बात आती है तो हम यूज करते हैं किसका, हाउ मच का। आ गई यहां तक बात समझ में क्लियर। जब हम संख्या की बात करें हाउ, हाउ का मतलब होता है कितना, किसकी बात करें, संख्या की। और जब हम मात्रा की बात करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, हाउ मच का।
अब देखिए नेक्स्ट है हाउ फार। हाउ फार का मतलब हो गया कितनी दूर, डिस्टेंस बताने के लिए कि कोई भी चीज की जब हमें कोई डिस्टेंस बतानी होती है तो हम वहां पर हाउ फार यानी कहां तक, क्या बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए, दूरी बताने के लिए हम हाउ फार WH वर्ड का यूज करते हैं। आगे बात यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस। अब आगे नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने समय से, कि ये काम तो आपको अंग्रेजी पढ़ा था कितना है ना, कितना समय हो गया। जब हम कितने कोई भी समय की बात करते हैं तो वहां पर हम जो है हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन पुट अप करते हैं। यानी जब हम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तब हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? एक बार जल्दी जल्दी अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको यहां तक सब जो है क्लियरली जितना भी पढ़ाया गया है समझ में आ रहा है? यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट देखिए, तो मैं एक बार आपको ये जो WH वर्ड है इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में एक टेबल बना के बता देती हूं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट। व्हाट का मतलब क्या। नेक्स्ट मैंने लिया वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट लिया व्हेन। व्हेन का मतलब कब। वाई। वाई का मतलब क्यों। whom, किसे। whose, किसका। फटाफट यहां तक एक बार नोट कर लीजिए आप। देखिए, ये जो whom है, किसे कई बार हम बाय whom भी लिखा देते हैं। बाय whom इसका मतलब होता है किसके द्वारा, किसके द्वारा तुमने ये काम करवाया, तो बाय whom। ठीक है, फिर हो गया which। which, which का मतलब हो गया कौन सा या कौन सी, कोई भी ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हाउ, कैसे। आगे देखिए, यहां तक सबको समझ में आ गया? आगे देखिए, अब हम लिखेंगे हाउ मैनी। हाउ मैनी, हाउ मैनी कितना, किसमें बताने के लिए, संख्या, यानी काउंटेबल की जब बात होती है। आ गए यहां तक? फिर हाउ मैनी, उसके बाद में हाउ मच, कितना, ये भी क्या बताने के लिए, मात्रा। ये हो गया अनकाउंटेबल। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ फार, कितना दूर। हाउ लॉन्ग, कितने
कितने समय से। यस, एक बार फटाक से इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और देखिए जैसे हम कुछ किसी से पूछते ना कि हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो, तो हाउ ओल्ड, कितने वर्ष का, कि भाई बताओ आप कितने वर्ष के हो। फिर देखिए हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, ऑफन का मतलब ऐसे जनरली होता है ट्राई, तो कितनी बार। तो ये सारे के सारे जो है मैं आपको WH वर्ड, जो मुख्य मुख्य जो मेन WH वर्ड है, ये मैं आपको लिखवा चुकी हूं। यहां तक मैं सबको समझ में आ गया होगा? एक बार जल्दी जल्दी अपने कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए। ठीक है, अब हम देखिए कल हम देख रहे थे हम्म हाँ, कल देखिए हम आगे, ये तो एक जनरल, ये तो हमने जनरल बात पढ़ ली थी अभी तक जितनी भी है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में जो एक बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए, जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए और प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो वो देखिए कल हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, टाइम एडवर्ब्स पढ़े थे, कि ये सारे जो शब्द आते हैं वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। देखिए वो हमने कल टाइम एडवर्ब क्या पढ़े थे कि यदि वाक्य में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस अ वीक, मंथ, ईयर, ट्वाइस अ डे, वीक, ट्वाइस अ वीक ले लीजिए, ट्वाइस अ मंथ, ईयर, सेल्डम, प्राय, नेवर, कभी नहीं, हार्डली, स्कैर्सली, यूजुअली, जनरली, समटाइम, ऑफन, यदि वाक्य में ये शब्द आए और जो समय का बोध कराने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, देखिए जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल लिखा, ही यूजुअली, ठीक है, भोजपुरी, भोजपुरी, यहां हमें वर्ब दे रखी है स्पीक और स्पीक्स। यस स्टूडेंट, क्विकली बताइए कि कौन सी वर्ब आएगी इन दोनों में से, स्पीक आएगा या स्पीक्स आएगा? ही यूजुअली स्पीक, सॉरी ही यूजुअली भोजपुरी, तो स्पीक आएगा या स्पीक्स आएगा? क्विकली जरा सा फटाफट से आंसर दीजिए इसका, कौन सी वर्ब आएगी इन दोनों में से? स्पीक्स। क्यों? पहला क्या है यहाँ पे हमारे पास, क्या दे रखा है? यूजुअली। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये यूजुअली इत्यादि टाइम एडवर्ब आए तो उसके बाद में कौन सा टेंस का यूज करते हैं हम? वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की वर्ब आती है। तो स्पीक और स्पीक में से क्या आएगा? हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है। तो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब में क्या लगा देते हैं? एस या ईएस लगा देते हैं। अगर हम यहाँ पे स्पीक करेंगे तो ये वाक्य एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? स्पीक्स। क्या आ जाएगा? ही यूजुअली स्पीक्स भोजपुरी। आई यहां तक बात समझ में सबको? ठीक है, अब नेक्स्ट एक और वाक्य देख लीजिए। जैसे एक सेंटेंस और बताती हूँ, मदर, मदर ऑलवेज फूड इन किचन। ठीक है, यहां हमारे पास
दो वर्ब है, कुक और कुक्स। बताइए क्या आएगा इसमें, कौन सी वर्ब आएगी? मदर ऑलवेज फूड इन किचन, तो क्या आ जाएगा? मदर सिंगुलर है तो सिंगुलर आने पर कौन सी वर्ब हो जाएगी? कुक्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? मदर ऑलवेज कुक्स फूड इन द किचन। आ गया यहां तक समझ में सबको? आगे देखिए, जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे भी रखा है, मैंने एग्जाम्पल्स दिए यहाँ। ही ऑलवेज कम्स लेट, कि वह हमेशा देरी से आता है। यहाँ पे ऑलवेज टाइम एडवर्ब है, ही सिंगुलर है, इसलिए हमारे जो मेन वर्ब में क्या लगा दिया हमने? एस या ईएस लगा दिया। अब देखिए इसका अगला जो ये सेंटेंस है, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी सेम सही है, ही इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पे ING नहीं आएगा, बजाय कि यहाँ पे क्या आएगा? ही goes to school every day। आ गई यहां तक सबको बात समझ में? आगे देखिए, अब देखिए यही यहाँ पे भी दो सेंटेंसेस दे रखे हैं। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल एवरी डे एट 10 AM डेली। नेक्स्ट हमारे पास जो है, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट 10 AM डेली। बताइए स्टूडेंट फटाफट से कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल हाँ, तो ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास पीछे क्या दे रखा था कि डेली, एवरीडे, इस तरह की जो भी वर्ड आते हैं तो उनके साथ में हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो ये वाला हमारा हो जाएगा एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर अब यहाँ पे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन प्लूरल है, अगर यहाँ पे सिंगुलर केवल चाइल्ड होता तो हम क्या लगाते? वर्ब में एस या ये, तब हम लिखते चाइल्ड गोज टू स्कूल एट 10 AM डेली। लेकिन हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब में एस या एस को नहीं लगाया है। और ये वाक्य हमारा हो गया बिल्कुल करेक्ट कि द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट 10 AM डेली, और ये हो जाएगा एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ तक क्लियर आ गया? सबको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज और कहां कहां होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जो ना तो पहले बदला था, ना आज बदला है और ना कभी चेंज होगा। वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहां पर देखो एग्जांपल दे रखा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब इसका देखिए अल्टरनेटिव सेंटेंस यहाँ यही दे रखा है, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, और ये एब्सोल्युटली सिरे से खारिज हो जाएगा जो बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट देखिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये सार्वभौमिक सत्य है कि आप जब पानी को जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो तो पानी क्या होगा? उबलेगा। तो यहाँ पर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट देखिए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये वो वाली कहावत है कि धीरे धीरे चलते एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, वो जरूर अपनी रेस को जीते हैं। इसी तरह से आप भी जो है बिल्कुल मेहनत करिए, और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, बस कंटिन्यू हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो देखिए ये जो है सेंटेंस एक तरह से प्रोवर्ब भी है, कहावत भी है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए, 2 and 2 make 4। सीधी सी बात है कि जब हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 14 तो हो नहीं सकते, तो 2 और 2 को जब हम काउंट करते हैं तो 2 और 2 कितने बनते हैं? 4 होते हैं। इसलिए जहां पर यहाँ पे 2 and 2, इसलिए यहाँ पर वर्ब में ऐसी नहीं लगाया, सिंगुलर रहा है तो मेक 4। इसलिए जहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आती है वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए वाक्य, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये बात भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। यूनिवर्सल फैक्ट है, ऐसे तो है नहीं कि सूर्य जो है वो पश्चिम से किसी दिन दूसरी जगह से उदय होने लग जाएगा। तो जहां पर यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक सत्य की जहां बात आती है वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए आगे, और कहाँ यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस का मतलब हो गए आदतन कार्य, जो हमारी हैबिट में है,
है ना, यानी मनुष्य की हर आदत वाला कार्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल सेंटेंस टेंस में बनता है। जैसे एग्जांपल, आई टेक टी, मैं चाय लेती हूँ। देखो जनरली कई लोग जैसे लिख लेते हैं आई ड्रिंक टी, कि मैं चाय पीती हूँ, तो ये थोड़ा देखा जाए तो वैसे ठीक है, पीना को ड्रिंक बोलते हैं, लेकिन ज्यादा प्रेफर यही रहेगा आई टेक टी, आई टेक कॉफी। तो यहाँ पर जो है पीना या लेना के सेंस में जो है हम टेक वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हैबिट होती है लोगों को सुबह उठते कि हमें भाई रोज चाय पीने की आदत है, तो जो आपकी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे रवि ड्रिंक्स वाइन, रवि जो है वो शराब पीता है। अब ये उसकी आदत है भाई, चाहे कितना ही कह लो उसे नहीं छूटती है। तो यहाँ पर अब रवि जो सिंगुलर है, सिंगुलर होने के कारण वर्ब में क्या लगा दिया हमने, एस लगा दिया, और ये हो गया वाइन। जैसे शी स्मोक्स, कि वह धूम्रपान करती है, हालांकि वो ये जस्ट जो मतलब आप उसको सीरियस ना ले, मतलब ये उसकी आदत है कि वह धूम्रपान करती है। तो जो हमने अभी भी पढ़ा है कि जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या, किसी भी तरह का कोई डाउट है? अब आगे देखिए कहाँ यूज होता है। भविष्य की कोई निश्चित योजना बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे गौरव गोज टू दिल्ली ऑन 10th जून। अब यहां देखिए, जो हम मैं आपको जब स्टार्टिंग में ये चीज एक बार मैंने समझाई थी, शुरू में जब हम टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन कर रहे थे, कि टेंस और टाइम दो अलग अलग चीज है। ठीक है, टेंस हमेशा वर्ब जो है वो हमेशा टेंस को डिनोट करती है। तो कोई भी कार्य, यानी जो क्रिया का कोई भी कार्य है, ये जरूरी नहीं था कि अगर हमारे पास यहाँ टाइम हमें नियरेस्ट फ्यूचर दिखा रहा है तो हमें फ्यूचर टेंस होगा। टाइम फ्यूचर हो सकता है, पर क्रिया अगर किसकी है, प्रेजेंट की, जैसे मान लीजिए इंडेफिनिट की है, तो वो टेंस यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। जैसे अब यही तो बात यहाँ पे समझाने का हमने नियम देखा था कि जो अपकमिंग जो फ्यूचर प्लान होता है वहां पर उसके लिए हमें किसका जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अभी अभी जैसे मैंने आपको जस्ट बताया था, देखिए कि भविष्य की निश्चित योजना, यानी सर्टेन प्लान है, फिक्स्ड प्लान है कि ये काम आप उस कार्य को करने वाले हो, तो वहां पर भी जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे गौरव गोज टू दिल्ली ऑन 10th जून, ये उसका प्लान जो है, ये इसका प्लान निश्चित है कि वो 10th जून को जो है वो दिल्ली जाने वाला है। गौरव सिंगुलर है हमारे पास, तो हमने वर्ब में क्या जोड़ दिया, एस या ईएस लगा दिया, और कितनी तारीख को जा रहा है वो, 10th जून को, तो यहां पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर दिया। नेक्स्ट है द इंस्टीट्यूट रीओपन्स इन मार्च, कि जो इंस्टीट्यूट है वो मार्च में वापस खुलने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा था कि कोविड आया था तब सब कुछ बंद हो चुका था, वापस वो ओपन हुए, फिक्स था। तो जहां पर इस तरह के निश्चित प्लान होते हैं वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो अब तक स्टूडेंट्स हमने जो डिस्कस किया, हमने बेसिक जो है बातें बताई कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, और उसके बाद में उसके कहाँ कहाँ, उसके बाद में हमने पढ़ा कि कौन कौन से जो टाइम एडवर्ब आते हैं वहां हमने प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है उसका यूज किया। फिर जो आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और उसके बाद में हमने नेक्स्ट देखा कि जो भविष्य का कोई निश्चित फिक्स्ड प्लान होता है वहां पर भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल और एक को देखिए, जैसे द चीफ मिनिस्टर visits Delhi next week। अब ये भी आप जानते हो कि जितने भी ये जो अधिकारी लोग होते हैं या जितने भी जो प्रेस्टिजियस पोस्ट पे होते हैं, इनके सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, निश्चित प्लान होता है कि वो नेक्स्ट वीक जो है वो दिल्ली विजिट करने वाले हैं। तो जहां पर निश्चित प्लान होता है वहां भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब आगे देखिए, साइंटिफिक फैक्ट्स
साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक का मतलब हो गया वैज्ञानिक तथ्य, जो भी वैज्ञानिक तथ्य होते हैं वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, कि जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जम जाता है। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट्स है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हमने किया है। नेक्स्ट है लाइट रन फास्टर देन साउंड, कि जो प्रकाश है वो ज्यादा जो है ध्वनि से ज्यादा तेज गति करता है। तो यहाँ पर हमने कौन सी यूज करी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आज की क्लास आप सब लोगों को समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए। कल हम फिर मिलेंगे आगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।